अब हम लोग ग्रेविटी में लैटिट्यूड के फर्क को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अर्थ लगातार ऐसे घूमती रहती है, ये हमें पता है, इसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, हम ज्योग्राफी में पढ़े थे कि अर्थ जो है वो ऐसे रोटेट करती है 23.5 डिग्री में, आपने सीधा क्यों बना दिया? तो उसका जवाब ये है कि भाई हम इस रोटेशन को ऐसे ना देख के ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें सीधा दिख रहा है और दूसरी बात, ये जो 23.5 है वो मतलब ऑर्बिट शेप पे भी डिपेंड करता है। मतलब ऑर्बिट जो है वो ऐसी नहीं है, ऑर्बिट एक्चुअली ऐसी है, इसलिए 23.5 हम लोग उसे कर देते हैं। मतलब सन की जो पोजीशन है उसके ऊपर से या फिर नीचे से ऐसे होके जाती है, और जो ऑर्बिट का प्लेन है उस पे अर्थ टिल्टेड है। अब आगे बात समझ में, तो इसलिए वो सब टिल्ट पे जाने की हमें जरूरत नहीं है, हम लोग अपना नॉर्मली कर ले रहे हैं इस चीज को। तो अब इसमें जब घूम रही है ये, तो जो भी चीज इसके सरफेस पे रखी है, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप भी ऐसे घूम रहे हैं, है ना, आप अपने आप में एक सर्कल ट्रेस कर रहे हैं। सर्कल कैसा ट्रेस करेंगे, देखो ऐसा सर्कल आप ट्रेस करेंगे। यहाँ पे जो सर्कल आप ट्रेस करेंगे उस सर्कल का खुद भी एक रेडियस होगा। बोलो भाई, होगा ना? ये हो गया छोटा आर, ये है छोटा आर। अब आप इसे सेंटर से कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया लेमडा। लेमडा ही अपना लैटिट्यूड है। जैसे इक्वेटर अपनी 0 डिग्री लैटिट्यूड है, फिर थोड़ा ऊपर आ गए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, तो 23.5 डिग्री आ गया, और ऊपर आ गए तो आर्कटिक सर्कल आ गया, 66.5 डिग्री आ गए, बिल्कुल ऊपर चले गए तो नॉर्थ पोल पे पहुंच गए, 90 डिग्री अपना लैटिट्यूड हो गया। तो ये रही इक्वेटर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा आर्कटिक सर्कल, और ये रहा 90 डिग्री वाला नॉर्थ पोल। तो इस तरह से लैटिट्यूड अपना चेंज हो सकता है। उसी तरह हम जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर रहे हैं, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी जा सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा हमें ज्योग्राफी नहीं करनी है, यहाँ पे हमें डेरिवेशन करना है कि भाई लैटिट्यूड का क्या अंतर आता है हमारे वेट पे। तो जब आप थे यहाँ पे mg, आप भी ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे चक्कर लगाने की वजह से आप mr ओमेगा स्क्वायर फेस कर रहे होंगे। मतलब कि जब भी आप किसी तेज झूले में जाते हैं ऐसे गोल गोल घूमने वाले में, तो बाहर की तरफ धक्का महसूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स, है ना। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। साथ ही साथ भाई अर्थ की ग्रेविटी तो लगातार मस्ती में काम कर ही रही है, ये हो जाएगा mg। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अर्थ ना रोटेट करती तो सिर्फ mg काम करता। अब अर्थ रोटेट कर रही है तो mg तो काम कर ही रहा है, लेकिन mr ओमेगा स्क्वायर का एक कंपोनेंट भी काम कर रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर, और ये लेमडा है तो ये भी लेमडा होगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉस लेमडा, और इधर आएगा mr ओमेगा स्क्वायर साइन लेमडा। ठीक है, ये बुक्स में नहीं बताया जाता है कि ये यार साइन लेमडा वाला क्या करेगा। उसका आंसर ये है कि भाई जो फ्रिक्शन है वो आपको यहां नीचे जाने से बचा लेता है। बस फ्रिक्शन हमेशा इतना होता है कि mr ओमेगा स्क्वायर साइन लेमडा जीत नहीं पाता है। नहीं तो अर्थ अगर बहुत तेजी से रोटेट करे तो लोग इधर की तरफ भी जाना शुरू कर देंगे, मतलब टुवर्ड्स इक्वेटर जाने लगेंगे लोग। ठीक है,
ओके, तो ये नहीं होता है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए बुक्स इसकी और इसकी बात करती हैं। तो अब आप क्या करेंगे, एपरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस क्या, mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। मतलब यही एक आ गया एक तरीके से, ये जो टर्म आ रहा है दिस इज द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन हम लोग एपरेंट वेट को क्या लिख सकते हैं, एम जी डैश, यानी कि मान लीजिए जी जो है वो अपना पूरी तरह नहीं लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसलिए जो अलग ग्रेविटी है जी डैश उसे हम लोग रख रहे हैं। ट्रू वेट क्या है, एम जी है, और ये क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा। ठीक है, यहां से एम एम और एम कट जाता है। काफी बच्चे इतना ही डेरिवेशन करके आ जाते हैं और उन्हें पूरे मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो आर है ये तो यार छोटा वाला आर है, हमें इसे रिलेट करना है किससे, बड़े वाले आर से। तो बड़ा वाला आर अगर ये लेमडा है तो ये भी लेमडा होगा, क्यों, ये लेमडा ये भी लेमडा, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं। अल्टरनेट एंगल्स जब है तो अब आप इस ट्रायंगल को मैं अलग से निकाल के दिखा देता हूं। ये रही डॉटेड लाइन, ये रहा आर छोटा वाला और ये रहा आर बड़ा वाला, यहां पे ये रहा लेमडा। अब आप ध्यान से देखिए, लेमडा जो है वो क्या है, इसके लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। आप आराम से बोल सकते हैं कॉस लेमडा इज इक्वल टू छोटा आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी बड़ा आर। ठीक है, तो छोटे आर को आप क्या लिख सकते हो, आर कॉस लेमडा, जहां पे कैपिटल आर है क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। मैं बाद में सारी चीजें लिख दूंगा, अभी आप डेरिवेशन देखिए आराम से। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस, अब आर की जगह आप लिखिए आर कॉस लेमडा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक और कॉस लेमडा। तो बस जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, जहां पे लेमडा क्या है, लैटिट्यूड है। बस ये रहा अपना इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन ग्रेविटी। और क्या फर्क आया यहाँ पे, फर्क भाई ये आया कि जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो टू ग्रेविटी से थोड़ा सा कम है। क्योंकि देखो यार, जो कॉस लेमडा होके आता है और ओमेगा स्क्वायर होके आता है, वो काफी कम वैल्यू होती है, तो इसलिए ये जो अंतर है वो काफी कम होता है। बट होता है क्योंकि आप देखेंगे कि जो अपना ये वाला है यहां पर इक्वेटर पे ग्रेविटी काफी ज्यादा होती है और जो पोल्स हैं वहां पे ग्रेविटी कम होती है। ऐसा है क्या, बिल्कुल उल्टा बोला हम लोगों ने, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है, पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होती है। कैसे, देखो इक्वेटर की बात करेंगे और पोल पे बात करेंगे, तो यहां पे लेमडा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, यहां पे लेमडा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो जी डैश जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी। तो यानी कि इक्वेटर पे कम ग्रेविटी महसूस होती है, रिड्यूस्ड ग्रेविटेशनल पुल होता है, लेकिन पोल्स पे इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड खत्म हो जाता है, इसलिए हम लोग ट्रू ग्रेविटी पे पहुंच जाते हैं।
अब देखिए किसका क्या मतलब है। जी डैश जो है वो एपरेंट ग्रेविटी है किसी भी लेमडा पे, है ना। ऐसा होगा देखिए कि ये चेंज होता रहेगा, लेमडा चेंज होता रहेगा, तो कॉस लेमडा चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से जी डैश चेंज होता रहेगा। जी अपना फिक्स्ड रहेगा, चलो भाई ठीक है। जी ट्रू ग्रेविटी है वो फिक्स है। आर रेडियस ऑफ अर्थ है वो भी फिक्स है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, ये वाला ये है ओमेगा, ये मुझे शुरू में ही लिख देना चाहिए, ठीक है। और कैपिटल टी है रोटेशनल टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, ये कोई नई चीज नहीं है। रोटेशनल टाइम पीरियड ऑफ अर्थ ये भाई अपना 24 घंटे, क्योंकि अर्थ अपना एक रोटेशन कितनी देर में करता है, 24 घंटे में करता है। ये टी तो यहाँ पे है ही नहीं, फिर मैं कैसे लिखा क्यों, है ना। देख लेते हैं, अभी समझ में आएगा। देखो यार, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। तो अगर मान लीजिए हम लोग जी डैश और जी का डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये सब यहाँ पे पुट कर देंगे। कैपिटल आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, वो भी पुट कर देंगे, और फिर देखते हैं क्या माजरा है, क्या आता है निकल कर। जी डैश को उस तरफ बुला लिया और आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा को इस साइड ले लिया, ठीक है। डेल्टा जी ऐसा हो गया। डेल्टा जी को आप चेंज इन ग्रेविटी कह सकते हैं। अब हमें मैक्सिमम चेंज इन ग्रेविटी अगर करना है तो ये आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये कब होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी मैक्स when lambda is equal to 0 डिग्री, है ना। cos 0 1 होता है इसलिए, यानी कि इक्वेटर पे मैक्सिमम चेंज इन ग्रेविटी होगा, है ना। मैक्सिमम ग्रेविटी नहीं होगा, मैक्सिमम चेंज इन ग्रेविटी होगी, या मैक्सिमम लॉस इन ग्रेविटी इक्वेटर में होगा। ये हमें समझना है, ठीक है। तो अब आर ओमेगा की जगह 2π/t रख दो भाई, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और टाइम की जगह अपन 24 घंटे रख देंगे, आर की जगह हम लोग 6400 किलोमीटर, सब कुछ कर देते हैं अच्छे से। बस वैल्यू बैठा दी सारी, और ये आ जाएगा 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि 9.8 होती है जी की वैल्यू, तो 9.8 के सामने ये काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि लैटिट्यूड का बहुत ज़्यादा ये, और ये भी जो है ये मैक्सिमम डिफरेंस है, मतलब इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। इक्वेटर के इधर आ जाएंगे तो फिर कम होना शुरू हो जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से यार, ये भी एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है। इसको आप क्या कह सकते हो, लॉस इन ग्रेविटी। लॉस इन ग्रेविटी का सीधा एक्सप्रेशन ये आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। मैक्सिमम लॉस इन ग्रेविटी क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर। खत्म बात। कई बार आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो इक्वेटर की बात करेंगे, आपसे खुद जज कराएंगे कि बात इक्वेटर की हो रही है। देखो, अर्थ अपना एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ कैसा है, पिचका हुआ है। कहां पे पिचका है, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। ये रहे इक्वेटर और ये 2 पॉइंट्स रहे पोल्स, है ना। तो यहाँ पे ये पिचका है और यहाँ पे फूला है। इतना ज्यादा है कि मतलब किलोमीटर्स में अंतर है यार, छोटा मोटा नहीं है ये, है ना। आर पी मान लो है रेडियस एट द पोल्स, आर ई क्यू है रेडियस एट द इक्वेटर। तो इसका डिफरेंस कितना है, 21 किलोमीटर। अब दोनों तरफ ले ले, अगर डायमीटर के हिसाब से ले ले तो डायमीटर्स का डिफरेंस जो है वो 42 किलोमीटर है, विच इज गुड नंबर, काफी बड़ा है। इससे फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि यार ग्रेविटी जो होती है वो gm/r स्क्वायर पे डिपेंड करती है। आर थोड़ा भी चेंज होगा तो आर स्क्वायर और ज्यादा चेंज होगा।
तो उसकी वजह से फिर से वही बात आ जाती है कि यार ये रेडियस ज्यादा है तो इस पे ग्रेविटी कम होगी। यहां पे जो ग्रेविटी होगी जी इक्वेटर इज लेस, और इस पे रेडियस कम है तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, जी पोल्स विल बी मोर। समझो यहां पे भाई जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो अगर रेडियस ज्यादा है जैसे यहां तो ग्रेविटी कम आएगी, अगर रेडियस कम है जैसे यहां पोल्स पे तो ग्रेविटी ज्यादा आएगी। वहां पे भी हम लोगों ने देखा था, लैटिट्यूड वाले में भी देखा था कि पोल्स में ग्रेविटी ज्यादा थी और इक्वेटर पे ग्रेविटी कम थी, बल्कि पोल्स पे ट्रू ग्रेविटी थी और इक्वेटर में मोस्ट रिड्यूस्ड ग्रेविटी थी। तो इनफैक्ट दोनों ही तरफ से, चाहे लैटिट्यूड की वजह से और चाहे शेप की वजह से, ये समझ में आता है कि इक्वेटर पे मिनिमम ग्रेविटी है और पोल्स पे मैक्सिमम ग्रेविटी है। जैसे 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 लैटिट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ती जाती है। तो अब इस चीज को कैलकुलेट किया गया और इसका कोई प्रूफ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू लैटिट्यूड है वो 65% कंट्रीब्यूशन देता है इस चीज में कि भाई मिनिमम यहाँ है मैक्सिमम यहाँ है, और शेप ऑफ द अर्थ जो है वो 35% कंट्रीब्यूशन देता है। तो मतलब शेप भी काफी ज्यादा बड़ा फर्क डालता है, इसलिए हम लोग शेप को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब यार ये एक समस्या की बात हो गई कि अर्थ के हर एक पॉइंट पे अलग अलग ग्रेविटी है, तो फिर हम 9.8 किसको लें, ये बहुत बड़ी समस्या है। चलो व्हाइट बोर्ड में बताते हैं फिर बताते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कहां पे होती है? पोल्स पे होती है। और मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कहां पे होती है? इक्वेटर पे होती है। कैसे याद रखना है? हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो सारी कहानी आप ऊपर ऊपर ही समझिए। तो मैक्सिमम चीज ज्यादा होती है वो ऊपर होगी, मिनिमम चीज कम होती है वो नीचे होगी। पोल्स यहां हैं, इक्वेटर यहां। समझ गए? ऊपर ज्यादा ग्रेविटी, नीचे कम ग्रेविटी, खत्म बात। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमेशा यार शेप की वजह से और हाइट की वजह से, लैटिट्यूड की वजह से, डेप्थ की वजह से ग्रेविटी चेंज ही होती रहती है, तो भाई स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कहां पे लें? हम लेंगे एट मीन सी लेवल। ठीक है। तो सी लेवल पे हाइट हटा दी हम लोगों ने, डेप्थ हटा दी हम लोगों ने, मतलब अर्थ का ही जो शेप है उस लेवल पे आ गए। ऊपर और नीचे का काम खत्म हो गया। अब शेप को भी हटाना है और लैटिट्यूड को भी हटाना है, तो एट लैटिट्यूड बीच वाला ले लिया हम लोगों ने। कौन से लैटिट्यूड पे? 45 डिग्री पे। बस खत्म हो गया काम अपना। ये स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी इस तरह से ले ली जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आम भाषा में जाने तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी प्लेनेट का या हेवनली बॉडी का असर जहां तक महसूस किया जा सकता है वहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। जैसे सन बहुत बड़ा हेवनली बॉडी है तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड एटलीस्ट प्लूटो तक तो महसूस किया जा रहा है, क्योंकि प्लूटो उसका चक्कर लगा रहा है। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं सर, बड़े बड़े कॉमेट, जो बड़ी बड़ी ऑर्बिट वाले कॉमेट हैं वो प्लूटो के भी बहुत आगे तक जाते हैं और सन का चक्कर लगाते हैं। तो यानी कि प्लूटो से भी काफी आगे तक अपने सन का ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, मतलब थ्योरेटिकली देखा जाए, तो इन्फिनिटी तक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। लेकिन जब तक वो किसी और बॉडी को अगर अट्रैक्ट कर पा रहा है, ये प्रैक्टिकल वर्जन है। अगर फिर से बोलूंगा, थ्योरेटिकली देखा जाए तो किसी भी प्लेनेट का असर इन्फिनिटी तक होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी भी प्लेनेट का असर वहां तक होता है जब तक वो किसी और बॉडी को अट्रैक्ट कर पा रहा है।
अब मैंने प्लेनेट बोल दिया, लेकिन ये हर चीज के लिए पॉसिबल है, प्लेनेट के लिए, सन के लिए, मून के लिए, स्टार के लिए, हर हेवनली बॉडी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए भी, क्योंकि हमारे अंदर भी तो मास है और हम लोग भी ग्रेविटी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स से अलग है, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स से अलग है। अच्छा, अभी फिर फॉर्मूले वगैरह भी देखेंगे। ये डेफिनेशन कह रही कि वो स्पेस जहां तक इस अट्रैक्टिव पार्टिकल का ग्रेविटेशनल फोर्स फील किया जा सकता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। थ्योरेटिकली वो इंफिनिटी तक जाता है। अब यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी इसकी कैसे होगी, इस पूरे सर्कल में होगी, इस स्फीयर में होगी, खूब आगे तक भी होगी, यानी इसका रेडियस कितना भी ज्यादा हो सकता है, थ्योरेटिकली इंफिनिटी तक। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है कैसी होती है, इस प्लेनेट के सेंटर के अबाउट कितना भी बड़ा स्फीयर हम लोग बनाते चले जाएं, उस पूरे स्फीयर में ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस की जा सकती है। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वो फोर्स जो एक यूनिट मास किसी पॉइंट पर एक्सपीरियंस करे वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। अब इसको थोड़ा सा नंबर्स में देखते हैं। यूनिट मास का मतलब क्या है यार, एक मास, इसका मास अगर कैपिटल एम है, इसका मास छोटा एम यानी कि 1 kg ले लिया जाएगा। सब कुछ एसआई यूनिट में किया जाएगा। तो देखिए F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई ये वाला R स्क्वायर, तो ट्रू है ही है। अब आप क्या करिए, F डिवाइडेड बाई M कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, GM बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब M इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो M इज इक्वल टू 1 जब रख देंगे तो ये F ही आ जाएगा। इसी F का एक और नाम दे दिया हम लोग ने GF, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। आपकी बुक ने एक्चुअली कोई नाम ही नहीं दिया हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वो फोर्स है जो 1 kg के हिसाब से इस प्लेनेट की r डिस्टेंस पे फोर्स होगी। तो चाहे फोर्स बोले, चाहे ये एक तरीके से F बाई एम है, तो मैं F बाई एम ही लिखना चाहूंगा, जहां पे M 1 kg है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की अगर यूनिट देखी जाए, या इसी को ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोले, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोले, ग्रेविटेशनल एक और नाम होता है इसका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वो भी सब एक ही बातें हैं। अब ये किसमें यूनिट से थोड़ा आपको और समझ में आएगा। जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2, और M की डायमेंशन क्या होती है, M मास है, ये कट गया, ये कैसा हो गया, LT-2 इसका डायमेंशन हो गया। यूनिट बोले तो लेंथ हो गया मीटर, टाइम हो गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट है। अरे ये तो कुछ नई चीज आई नहीं यार, ये तो एक्सेलरेशन होता है। बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दोनों की सेम डायमेंशन होती है। ये बस थोड़ा फैंसी नाम है, एक्सेलरेशन तो आप अच्छे से जानते हैं। अब एक बेसिक सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमसे पूछा क्या गया है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बताओ सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि आर को कम करते 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 हम यहां बैठा दें, यानी कि जो छोटा आर है हमारा वो रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर हो जाए। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, बस। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, जीएम बाई छोटा आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू आर ही ले लो, तो जीएम बाई ऐसा ले लो आर ई स्क्वायर, छोटे आर की जगह हमने रेडियस ऑफ अर्थ रख दिया और इसे भी मास ऑफ अर्थ कर दो। अब ये यार कोई नई चीज नहीं है, ये तो वही आ गई छोटा जी भी तो जीएम बाई आर स्क्वायर होता है।
यानी कि ये जो सवाल आपसे पूछा गया था, ये इसका आंसर हो गया अर्थ के लिए। अर्थ बोल ही दिया उन्होंने, सरफेस ऑफ द अर्थ पे आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पूछी है, ये आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आ गया? अरे यार, जी की वैल्यू रख दो, मास ऑफ अर्थ रख लो और रेडियस ऑफ अर्थ रख लो, सारी वैल्यू प्लग इन कर दो, अपने आप वो 9.8 आ जाएगा। अब आपको और फील आ रही होगी, अच्छा ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ये और एक्सेलरेशन दोनों एक ही था। अब हम लोग और बोल सकते हैं कि ये और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम है। लेकिन जब ये छोटा आर जनरल है, जनरल होने का मतलब ये आर आगे पीछे कहीं पे भी जा सकता है, इवन अर्थ के अंदर भी जा सकता है, उस केस में उसकी वैल्यू 9.8 नहीं होगी। इस पॉइंट पे 9.8 होगी, इसके आगे जाके 9.8 से कम हो जाएगी, इसके पीछे जाके भी 9.8 से कम हो जाएगी। ये हम लोग सीख चुके हैं कि अर्थ के अंदर गड्ढा खोदकर अगर हम लोग ग्रेविटी नापें तो अंदर जाके भी ग्रेविटी कम होती है, और अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर में या आउटर स्पेस में कहीं पे भी जाके अर्थ की ग्रेविटी नापें तो वो भी कम ही होती है 9.8 से। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगी यार? एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है, वो भी तो वेक्टर होता है ना? तो वेक्टर है तो डायरेक्शन की भी चर्चा करनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने बता दिया, gm/r², डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मास ऑफ द प्लेनेट, और न्यूटन का कैपिटल जी। वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली इनवर्ड्स, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, प्लेनेट, हेवनली बॉडी, जो भी कहना चाहते हैं आप। तो ये बना भी दिया मैंने। इस तरह का डायग्राम आपको क्लास 12th में भी जानने को मिलेगा। तब आप ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं पढ़ेंगे, तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। कुछ जगह आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह न्यूटन पर मीटर भी लिखा मिलेगा, और न्यूटन पर केजी भी लिखा मिलेगा, क्योंकि देखिए F/m है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो F किस में मेजर किया जाता है? फोर्स न्यूटन में। और मास किस में मेजर किया जाता है? केजी में। तो चाहे इवन कुछ किसी बुक में दिया रहता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 9.8 न्यूटन पर केजी। तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों एक ही चीज होती है। अब आपको मान लीजिए बोला जाए कि एक प्लेनेट है जिसका रेडियस r है, आपको उस प्लेनेट की सरफेस से h हाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट अ हाइट h above the surface of that planet, और प्लेनेट का मास आपको दे दिया जाएगा m। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तब भी हम लोग कर लेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? gm/छोटा r²। छोटे r में ये पूरी डिस्टेंस शामिल होती है। तो यहां से हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो भी पूछी गई है वो क्या है? gm डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हम लोग यूज करते रहेंगे कि छोटा r इज इक्वल टू r प्लस h। यहां पर हम रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट को भी स्पेसिफाई कर लेते हैं।